हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर करम से करते। आज की अगर बात करें तो आज विशेषतः जिस एक पहलू पर चर्चा होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु की जब बात की तो आज के विषय के रूप में हम खासा यूपी के बारे में चर्चा करेंगे और यूपी के उन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारी परीक्षा का पर्याय रखते हैं और कहीं न कहीं हमारे प्रश्नों के माध्यम से हमारे प्रश्न पत्र का हिस्सा भी बनते हैं। तो चलिएगा, क्रम की श्रृंखला की शुरुआत यहीं से करते हैं। विशेषतः एक-एक बिंदुओं के बारे में जानेंगे, एक-एक बिंदुओं के बारे में समझेंगे। इसी बिंदु के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर प्रकार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त रहे ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करते जाएं। चलिएगा, क्रम की जब बात की, श्रृंखला की जब बात की तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने आता है वह आता है कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे एक हवाई अड्डा हमारे यूपी में देखने को मिलता है। क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे एक हवाई अड्डा हमारे उत्तर प्रदेश में जो अवस्थित है उसका नाम क्या है? हवाई अड्डों की जब बात की जाए तो हवाई अड्डे के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात आप जानते हैं। हमारी यूपी में सबसे पहली बात 6 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बात की जाए तो आप जानते हैं कि हमारी यूपी में क्या है? 6 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। नामतः अगर देखा जाए तो एक आपने नाम सुना होगा, बनारस में पड़ता है, बनारस में लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे। एक आपने नाम सुना होगा आपके लखनऊ में चौधरी चरण सिंह के नाम से। एक आपने सुना होगा कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अलावा अगर देखा जाए तो यही पे नाम सुना होगा एक आपने जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गौतम बुद्ध नगर जिले में है। फिर आपने अयोध्या का नाम सुना होगा, अयोध्या का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अयोध्या के बाद फिर अगर देखा जाए तो एक नाम जो आता है वो आता है उन्नाव। तो उन्नाव का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस तरीके से कुल मिला के हमारे यूपी में क्या हो जाएंगे? हमारे यूपी में खास करके 6 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसके अलावा कुछ और हवाई अड्डे के बारे में आपने सुना होगा, जैसे हमारे यूपी के आगरा की जब बात की जाए तो आगरा में आपने खेरिया का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं, लेकिन खेरिया का जो राज्य स्तरीय हवाई अड्डा है उसके बारे में आपने सुन रखा होगा। गाजियाबाद की जब बात की जाए तो गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डे के बारे में आपने सुन रखा होगा। तो हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में आपको देख मिलता है। बेसिक अगर देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे जो आपका हवाई अड्डा है वो आपके मेरठ में देखने को मिल जाता है। हालांकि हमारे यूपी में एक नई संकल्पना भी ध्यान रखिएगा, टेबल टॉप एयरपोर्ट। टेबल टॉप एयरपोर्ट की जब बात की जाए तो टेबल टॉप एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो टेबल टॉप एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है वह आपके चित्रकूट में बनाया जा रहा है, ताकि चित्रकूट का जो पठारी रीजन है वहां पे भी एयर कनेक्टिविटी को हम उपलब्ध कर। कह रहा कि हड़प्पा कालीन सभ्यता की जब बात की जाए तो इसका जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है आलमगीरपुर, आज अगर देखा जाए तो यह किस जिले में देखने को मिलता है? कासगंज में, मेरठ में, सहारनपुर से या फिर आपके बलिया से। देखिए, बलिया जो है, बलिया का संबंध हमारी यूपी के सबसे पूर्वी जिले में, इसका हड़प्पा सभ्यता से कोई लेना देना नहीं। सहारनपुर की जब बात की तो सहारनपुर किस में है? तो सहारनपुर हमारे यूपी का है तो उत्तरी जिला, लेकिन इसकी जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने मांडी का नाम सुना होगा। मांडी के अलावा अगर देखा जाए तो इसी संदर्भ में आपने हुलास वगैरह का नाम सुन रखा होगा। यह आपके सहारनपुर मुजफ्फरनगर जिले में विस्तारित है। बाकी मेरठ का नाम अगर देखा जाए तो मेरठ के अलावा कासगंज का नाम आपने सुना होगा। कासगंज में पड़ता है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा की जब बात की जाए तो अतरंजी खेड़ा के बारे में क्वीन चांग के द्वारा चर्चा किया गया था और इनकी जब बात की जाए तो इन्होंने ये बताया था कि 1000 साल पूर्व में क्या हो गया था, हमारे यहाँ पे लोहे की खोज कर ली गई थी। और यहीं पर एक चर्चा मिलती है कि 600 ईसा पूर्व हमारे यहाँ पर लोहे का प्रयोग मनुष्यों के द्वारा किया जाने लगा। तो जो लोहे के साक्ष्य वगैरह का नाम दिख मिलता है वह आपके इसी अतरंजी खेड़ा के द्वारा दिख मिलता है। खासा इसके बारे में क्वीन चांग ने क्या बोला है? पीले सान इसको नाम दिया है। क्या? पीले सान इस मृतक के टीले को नाम भी दिया है। बेसिक अगर देखा जाए तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है वो आपकी मेरठ में पड़ता है और मेरठ के अंतर्गत इसका नाम है आलमगीरपुर। खासा आप भी जानते हैं ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है और 1958 में इसकी खोज करी गई थी यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा। किसके?
यज्ञदत्त शर्मा की जब बात की जाए तो इनके द्वारा किया गया था। वैसे हड़प्पा सभ्यता में सबसे मशहूर स्थल आपने सुना होगा कि हड़प्पा की जब बात की जाए तो 1921 में किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज वगैरह करी गई थी। तो मेरठ में खासा ध्यान रखिएगा हड़प्पा कालीन सभ्यता। आज प्रदेश के किस एक जिले में हमारी यूपी का एक वीर बहादुर सिंह के नाम पे नक्षत्रशाला देखने मिलता है। नक्षत्रशाला के बारे में तो आप भी जानते हैं कि नक्षत्रशाला मतलब जहाँ पे पूरा जो अंतरिक्ष की पूरी घटनाएं होती हैं, पूरी जो व्यू होती है वह यहाँ पे आपको दिखाई जाती है। संदर्भों की जब बात करें तो संयोग से हमारी यूपी में वीर बहादुर सिंह के नाम पे जो एक नक्षत्रशाला है, अगर इसके अलावा देखा जाए तो हमारी यूपी में आपने सुना होगा जैसे जवाहरलाल नेहरू का नाम, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जो एक नक्षत्रशाला है वह कहाँ स्थित है, यह आपके प्रयागराज में देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी के नाम से एक नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, तो यह आपकी राजधानी लखनऊ में देखने को मिलता है। इवन आपने सुना होगा आर्यभट्ट के नाम पे, तो आर्यभट्ट के नाम पे हमारे यहाँ पर एक नक्षत्रशाला है और ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके रामपुर में देखने मिलता है। यूपी के संदर्भ में आपने सुना होगा मोबाइल नक्षत्रशाला। आज यूपी की जब बात की जाए तो मोबाइल नक्षत्रशाला कितने हैं, ये आपके 2 होते हैं। मोबाइल नक्षत्रशाला का मतलब आप ध्यान रखिएगा कि जो बड़ी बड़ी आपके ट्रक वगैरह होते हैं, गाड़ी वगैरह, उस पे इस चीज को क्या किया जाता है, पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हो पूरी तरीके से रखा जाता है। बहरहाल हमारे यूपी में वीर बहादुर सिंह की जब बात की जाए तो इनका नाम किसके संदर्भ में होगा, तो यहाँ पे आपने सुना होगा, अगर हम बात करते हैं इस नाम को लेकर के तो यह नाम आपको दे देता है आपके यूपी के गोरखपुर में। कहा वीर बहादुर सिंह के नाम पे जो आपका एक कह सकते हो कि नक्षत्रशाला है वह आपके गोरखपुर में दिख मिलता है। हालांकि गोरखपुर में ही ध्यान रखिएगा इनके नाम से क्या है, एक आपको स्पोर्ट्स कॉलेज भी दिख मिलता है और ये स्पोर्ट्स कॉलेज किसके नाम पे है, तो यहाँ पर खास करके पुरुष के लिए अलग है और पुरुष के अलावा महिला की जब बात की तो महिला के लिए अलग है। तो पुरुष और महिला को संबंधित करते हुए एक स्पोर्ट कॉलेज इन्हीं के नाम पे दिख मिलता है। इवन आपने सुना होगा खास करके जौनपुर जिले के बारे में, क्योंकि जौनपुर जिले में क्या है, इनके नाम से एक विश्वविद्यालय है जिसको हम जौनपुर के संदर्भ में क्या बोलते हैं, यहाँ पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मुड़िया मेला आपका आयोजित किया जाता है। ये आपके मथुरा में लगता है, बरसाना में लगता है, वृंदावन में लगता है या फिर आपके गोकुल में लगता है। बेसिक अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर खासा आपने सुना होगा इसके बारे में, मुड़िया मेले के बारे में। आज मुड़िया मेले की जब बात की जाए तो मुड़िया मेले को आधारित करते हुए खासा ध्यान रखिएगा हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में अलग अलग मेले लगते हैं और मेले के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आपने मथुरा का नाम अक्सर सुना। मथुरा में सबसे ज्यादा आपको 86 मेलों का नाम देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो आपने पीलीभीत जिले का नाम सुना होगा। पीलीभीत की जब बात की जाए तो पीलीभीत में केवल क्या होता है, 2 मेले आपको देख मिलते हैं। बहरहाल अब देखा जाए तो इसी क्रम में हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में जो मेलों का क्रम होता है उस मेलों के क्रम में खासा जब हम मथुरा की बात करें तो मथुरा में जैसे कंसबद्ध मेला का नाम आपने सुन रखा। कंसबद्ध मेला की जब बात की जाए तो यह आपका यहाँ पे आयोजित किया जाता है। एक मेला और ध्यान रखिएगा ताऊ जी के छठ के बारे में। ताऊ जी के छठ की जब बात की जाए तो ताऊ जी का छठ मेला, तो छठ मेले की जब बात की जाए जिसको हम कई बार देव छठ मेले के रूप में जानते हैं, और देव छठ मेला जो संबंधित होता है वह आपके ताऊ जी नाम के लोकेशन में आयोजित होता है। वैसे यूपी के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी के संदर्भ में देव छठ के अलावा आपने छठ मेला नाम सुना होगा। छठ मेले की जब बात की जाए तो छठ मेला कहाँ आयोजित होता है, तो छठ मेला आपने देखा होगा जब आप बात करते हैं बिहार में भगवान सूर्य को आह्वान करते हुए यह मेला आयोजित किया जाता है। लेकिन इसी क्रम में जब देव छठ मेले की बात करें तो यहाँ के मथुरा वृंदावन के लोकेशन में दाऊ जी नाम का एक लोकेशन होता है, वहां पर इसका नाम प्रमुख रूप से है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर किसका नाम होगा, तो मुड़िया मेला जो संबंधित है वह पुनः आपके इसी वृंदावन में आयोजित किया जाता है। कहा वृंदावन की जब बात की जाए तो वृंदावन में इसका नाम प्रमुख रूप से है। कहना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पांडुलिपि पुस्तकालय आज यूपी में स्थापित किया गया है। क्या है, हमारे यहाँ पे पांडुलिपि को लेकर के जो आपका पुस्तकालय स्थापित किया गया है यह कहाँ पर देखने को मिल जाता है। पांडुलिपि की जब बात की जाए तो सामान्यतः आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे सरकार क्या करती है, अलग अलग संदर्भों में संग्रहालय बना रही है। पांडुलिपि का मतलब क्या है, पुराने समय में आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो ऋषि महर्षि लोग हुआ करते थे, अगर उनकी बात की जाए तो वह लोग क्या करते थे, वह लोग पेड़ के पत्तों पर या पेड़ की छाल वगैरह पे क्या करते थे, अपने हाथों से कुछ चीजों को लिख करके सजोड़ देते थे
तो पांडुलिपि का मतलब होता है जो हाथों से चीजें क्या की जाती थी, पत्ते पे, कागज पे आपके सीधे लिखी जाती है। आज तो आपने देखा होगा कि मशीनों के माध्यम से छप के आती हैं, लेकिन पहले क्या होता था, पहले अगर देखा जाए तो पहले यह हमारे यहाँ पर क्या होता था, ये हाथों से लिखा जाता था। अब राज्य के संदर्भ में अगर हम पांडुलिपि पुस्तकालय की बात करें तो ये कहाँ से आपको देख मिलता है, तो पांडुलिपि पुस्तकालय के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, यह हमारे यूपी का जो स्थापित किया गया है वह आपके प्रयागराज में स्थापित किया गया है। हालांकि विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ पे है, तो यह आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं किसके बारे में, आपके गुजरात के बारे में। सरकार के माध्यम से ये बोला गया है कि गुजरात में क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय आपका स्थापित किया जाएगा। हालांकि इसी संदर्भ में अगर हम पहले संग्रहालय की बात करें पांडुलिपि के संदर्भ में, जो ताड़पत्रों पर आधारित है, वो आपके केरल में देख मिलता है। तो ताड़पत्रों के ऊपर आधारित करता हुआ एक संग्रहालय वो आपके केरल में है, और विश्व का सबसे बड़ा जो स्थापित किया जा रहा है वो आपके गुजरात के अंतर्गत स्थापित हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सारथी रेलवे बस सेवा हमारे भारतीय रेलवे के द्वारा चालू की गई, और ये उत्तर भारत की किस एक सदर में देखने को मिलती है। भारतीय रेलवे के द्वारा एक विशेष व्यवस्था चालू किया गया जिसको हम सारथी रेलवे बस कहते हैं। सारथी रेलवे की जब बात की जाए तो सारथी रेलवे के संदर्भ में आपने सुना होगा कि हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में एक ऐसी ट्रेन की व्यवस्था है जिसमें क्या होगा, जिसमें रेलवे जैसी पूरी संरचना होगी। लेकिन रेलवे जैसी संरचना होने की दशा में क्या होगा, ये केवल सिंगल डिब्बा होगा। और इस सिंगल डब्बे की जब बात की जाए तो ये रेलवे का डब्बा होगा, लेकिन दिखेगा बस सरी का, क्योंकि बस में क्या होता है, सिंगल बोगी होती है। तो उसी तरीके से सिंगल बोगी के रूप में इसका नाम दिया गया है। अब अगर देखा जाए तो ये कहां से कहां तक चलेगी, तो ये आपके मथुरा से वृंदावन के बीच चलाया जाएगा। और एक ऐसी ट्रेन होगी जो बहुत तेजी से नहीं चलेगी, बहुत धीमी गति से चलेगी और मथुरा वृंदावन की कनेक्टिविटी को दर्शाएगी। ये एक तरीके से कह सकते हो कि विंडोज स्कोप होगा, जिसमें शीशे जो होंगे कांच के मात्रा ज्यादा मात्रा में प्रयोग किए जाएंगे, ताकि आप प्राकृतिक व्यू जो हो वो पूरी तरीके से देख पाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें वाईफाई आप देख सकते हैं, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो इसमें सीसीटीवी लगे होंगे, कैमरे वगैरह की पूरी निगरानी होगी। तो इन सब चीजों की जब बात की जाए तो यहाँ पे इसमें स्थापित किया जाएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की जब बात की जाए तो इसका गठन कब किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, आज वर्तमान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपने सुना होगा संजय श्रीनेत। क्या नाम है, संजय श्रीनेत की जब बात की जाए तो संजय श्रीनेत हमारे यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। एक कमेंट करके बताइएगा आप लोग, हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा जनरली दो नाम, एक तो नाम सुने होंगे पीसीएस परीक्षा और एक नाम आपने सुना होगा यूपीपीएससी। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें सही जवाब क्या होगा, ठीक है, पीसीएस परीक्षा सही होती है या फिर पीएससी परीक्षा सही होती है, क्योंकि आपके बोलचाल में दोनों नाम आपने सुना होगा। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार की जब बात की जाए तो आपने सुना है कि राज्यसभा के पास अनुच्छेद 112 होता है, जिसके अनुसार वह अलग अलग राज्यों में क्या करती है, लोक सेवाओं का सृजन कर सकती है। और उसी संदर्भ में हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में 1 अप्रैल 1937 से यह व्यवस्था चालू की गई। अच्छा, 1937 में जब चालू किया गया तो यूपी में क्या था, यूपी का तब उस टाइम पे नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था। तो संयुक्त प्रांत होने के नाते चूंकि ये प्रांत में सर्विस चालू की गई थी, तो इस कारण से इसे क्या बोला जाता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज बोला जाता है। तो पीसीएस जो शब्द है वह काफी सही होता है, क्योंकि इसे जो नाम दिया जाता है उसे नाम दिया जाता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के रूप में। अब ध्यान रखिएगा, इसके अलावा ये जो यूपी पीसीएस है तो क्या ये गलत है, नहीं गलत है। क्यों, क्योंकि ये होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपने सुना भी होगा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम किस रूप में जानते हैं, जिसको खास करके लोक सेवा आयोग के रूप में जानते हैं। तो राज्य का संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो दोनों सही होते हैं, पीसीएस भी सही है और यूपी पीसीएस भी सही है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1937 में यह गठित हुआ था। राज्यों में व्यापार कर के लिए वैट की सेवा लागू करी गई। हालांकि अब ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपका रिलेवेंट है, क्योंकि इसकी जगह पे अब क्या हो गया है, हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा जीएसटी लागू किया गया है। सबसे पहली बात, जीएसटी की जब बात की जाए तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, और इसी 1 जुलाई को हम क्या करते हैं, खास करके जीएसटी दिवस के रूप में भी आयोजित करते हैं। बेसिक ध्यान रखिएगा, अगर जीएसटी की बात की जाए तो इसके लिए जो संविधान संशोधन किया गया था वह आप भी जानते हैं 101वां संविधान संशोधन आपका देखने को मिलता है। अलग अलग संदर्भों की जब बात की जाए तो हमारे यूपी ने भी इसको लागू कर रखा है। बेसिक अगर देखा जाए तो उससे पहले बैट की प्रणाली चलती थी, तो ये कब लागू हुआ था, ये 2008 में लागू हुआ था।
हालांकि अब इसको हटा दिया गया है। अच्छा, जीएसटी की बात की जा रही है तो यहीं पर राजस्व के संदर्भ में दो चीज ध्यान रखिएगा। राजस्व के बारे में आपको हमेशा सुनने में आता है कि राज्य की जो जीडीपी है, उस राज्य की जीडीपी देश की जीडीपी में क्या वैल्यू रखती है, तो देश की जीडीपी में 8% की वैल्यू रखती है। इवन इसी जीडीपी की जब बात की जाए तो बात आती है सबसे ज्यादा किसका जीडीपी आपको मिलता है, तो गौतम बुद्ध नगर की जब बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर की जो जीडीपी है जिले के मामले में तो सबसे ज्यादा है। और श्रावस्ती की जब बात की जाए तो श्रावस्ती की जीडीपी जो है वह जिले के मामले में सबसे कम है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपने स्टाम्प शुल्क के बारे में सुना होगा। स्टाम्प शुल्क की जब बात की जाए तो स्टाम्प शुल्क को लेकर के जो वसूली की बात आती है तो सबसे ज्यादा वसूली और सबसे कम कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा वसूली जो होती है आपके मेरठ मंडल में देख मिलती है, और सबसे कम की जब बात की तो यह कहाँ पे, तो यहाँ पे बस्ती मंडल में देखने मिलती है। तो स्टाम्प शुल्क को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से सिंगापुर के तर्ज पर हमारे यूपी में भारत की पहली नाइट सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया गया। नाइट सफारी पार्क के बारे में तो आप भी जानते हैं, नाइट का मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जहां पे पूरी तरीके से नाइट का व्यू प्राप्त हो। अब नाइट के व्यू की जब बात की जाए तो यह कहां से संबंधित आपको देखने मिलेगा। नाइट के व्यू की जब बात की जाए तो नाइट का व्यू हमारे यूपी में कहां पर देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, नाइट के व्यू की जब बात की जाए तो नाइट के व्यू का संदर्भ जो हमारे यहाँ पर देखने मिलता है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका संबंध कहाँ से, नाइट के व्यू की जब बात की जाए तो नाइट का व्यू हमारे यूपी में कहाँ से देखने को मिल जाता है। बेसिक अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो सफारी पार्क हुआ करते थे पहले ये दिन वाले हुआ करते थे। दिन वाले सफारी पार्क की जब बात की जाए तो दिन का मतलब क्या, कि जहाँ पे पूरा विजुअल आपको दिन का दिखाई देता था। पहली बार हमारे यहाँ पर क्या हुआ, हमारे यहाँ पे पहली बार खास करके ये कह सकते हो कि रात का एक संदर्भ आपका आया, और ये देश का पहला नाइट सफारी पार्क है जहाँ पे कह सकते हो कुछ ऐसी लाइट वगैरह लगाई जाएंगी और ऐसा संदर्भ विकसित किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति रात में यहाँ पर जाए और पूरा यहाँ पर विचरण कर पाए। बेसिक अगर देखा जाए तो इस पहलू को कहाँ पे, तो आपने सुना होगा लखनऊ में कुकरैल नाम का लोकेशन। तो आज जो कुकरैल का आपका उद्यान है खास करके जहाँ पे घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, अगर उसकी बात की जाए तो वहां पर इसकी स्थापना करी गई है। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र के संदर्भ में लखनऊ में नाइट सफारी पार्क है। हालांकि बात आती है दिन का सफारी पार्क कहाँ पे है, तो दिन का आपने सुना होगा इटावा के अंदर। इटावा में क्या है, इटावा में बब्बर शेर की जब बात की जाए तो बब्बर शेर सफारी पार्क आपको दिखता है जो दिन का है। इवन यहीं पे देखा जाए तो हाथी सफारी पार्क भी, भालू सफारी पार्क भी आपको यहीं पर देख मिलता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी काफी चर्चा में था काऊ सफारी पार्क, ये कहाँ पे है, तो काऊ सफारी पार्क की जब बात की जाए तो यह आपके यूपी में उरई जालौन में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ, उरई जालौन की जब बात की जाए तो वहां पर इसकी स्थापना करी जा रही है। ठीक है, बात की जा रही है हमारे यूपी के संदर्भ में कि गुरु गोविंद सिंह के नाम पे एक स्पोर्ट कॉलेज कहां पर स्थापित है। क्या है, गुरु गोविंद सिंह के नाम पे एक स्पोर्ट कॉलेज हमारे यूपी में देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के नाम पे जो आपका यह स्पोर्ट कॉलेज है वह कहाँ पे देख मिलता है, तो इसके बारे में आपने सुना होगा, यह यूपी के आके लखनऊ में स्थापित है। जब आप दुलंबा थाना की तरफ जाते हैं टेढ़ी पुलिया के साथ, तो वहां पे आपको यह नाम देख मिलता है। क्या नाम है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज। खासा अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे हमारे यहाँ पर महिला पुरुष के दोनों के पढ़ाई की बात की जाती है जो खेल से संबंधित होते हैं। बात की जा रही कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी यूपी में कहाँ स्थित है। क्या है, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर आपको दिख मिलता है। खासा इसके बारे में आपने सुना होगा, जैसे हमारे यहाँ पर बोला जाता है KNI, क्या बोलते हैं, KNI के रूप में जानते हैं। यह कहाँ पर आपको दिख मिलता है। KNIT की जब बात की जाए तो KNIT का नाम ध्यान रखिएगा, यह यूपी में जो आपको दिख मिलता है सुल्तानपुर जिले के बारे में आपने सुना होगा। तो सुल्तानपुर जिले में इसका नाम देख मिलता है। सुल्तानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह गोमती नदी के किनारे आपको देख मिलता है। सुल्तानपुर की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने सुना होगा मूज उत्पाद की जब बात की जाए तो मूज उत्पाद यहाँ का एक जिला एक उत्पाद भी आपको देख मिलता है हमारे यहाँ पर KNI। अच्छा, KNI के अलावा देखा जाए तो यही भी आपने नाम सुना होगा एक मोतीलाल नेहरू के नाम से क्या है हमारे यहाँ पर मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह कहाँ पे देख मिलता है, तो यह आपके प्रयागराज में है। तो अगर आपसे पूछे मोतीलाल का, तो मोतीलाल का संदर्भ प्रयागराज में है। कमला नेहरू की जब बात की तो उनके नाम पे, तो यह संस्थान आपके सुल्तानपुर जिले में है। क्लियर।
बात की जा रही है कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली हमारे यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है। यह कहाँ पर देखने को मिलती है? गौतम बुद्ध की जन्मस्थली। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली की जब बात की जाए, गौतम बुद्ध या जिनको हम बचपन में क्या जानते हैं, सिद्धार्था के रूप में जानते हैं। तो आज अगर हम सिद्धार्थ की बात करें तो सिद्धार्थ के संदर्भ में इनकी जन्मस्थली कहाँ पर देखने को मिलती है? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, सिद्धार्था के जन्मस्थली के रूप में इनके जन्म की जब बात की जाए तो आपने सुना होगा इनका जो जन्म हुआ था हमारे यूपी के संदर्भ में हुआ। और यूपी में एक जिला पड़ता है, खास करके इन्हीं के नाम पे है, सिद्धार्थ नगर के रूप में। सिद्धार्थ नगर की जब बात की जाए तो नेपाल के साथ लगा हुआ एक क्षेत्र है कपिल वस्तु। तो इसी कपिल वस्तु के अंतर्गत आपने सुना होगा लुम्बिनी नाम का जंगल। तो लुम्बिनी जंगल में इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। खास करके इसके संदर्भ में देखा जाए तो आपने पिपरावा वगैरह के बारे में सुना होगा। पिपरावा बॉर्डर के संदर्भ की जब बात की जाए तो वहां पे इनकी जन्मभूमि मानी जाती है। खासा अगर देखा जाए इसके संदर्भ में आपने सुना होगा तो जन्म इनकी कपिल वस्तु हुई है। डेथ की जब बात की तो डेथ कहाँ हुई है? तो डेथ जो इनकी हुई है वह आपके कुशीनगर में हुई है। और इसी कारण से यहाँ पर महापरिनिर्वाण आपने नाम सुना होगा, एक महापरिनिर्वाण मंदिर भी आपको यहाँ पर देख मिलता है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर की जब बात की जाए जहाँ पे इनकी डेथ हुई है वह कुशीनगर में आपको देख मिलता है। हालांकि इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा बोध गया। बोध गया की जब बात की जाए तो बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति का संदर्भ होता है। इवन अगर देखा जाए तो इनके गुरु कौन थे? तो आपने सुना होगा अलार कलाम करके। क्या नाम था? अलार कलाम की जब बात की जाए तो ये इनके गुरु हुआ करते थे। वैशाली की जब बात की जाए तो वैशाली में एक नाम आपने सुना होगा आम्रपाली। तो वैशाली की जो नगर बधू थी आम्रपाली, उसने अंतिम समय में भगवान बुद्ध से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इसने बौद्ध धर्म को अपनाया भी था। इवन वैशाली में अपना वर्षा काल, अंतिम वर्षा काल बिताए भी थे। खासा अगर इनकी बात की जाए तो गोरखपुर में रोहिणी नदी आपने नाम सुना होगा। रोहिणी नदी के तट पर इन्होंने क्या किया था? अपने जो राजसी वस्त्र होते हैं उस राजसी वस्त्र के त्याग भी किए थे। ठीक है, तो रोहिणी का भी नाम ध्यान रखिए। कह कि प्रसिद्ध चंद्रकारी हमारे यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म है वह मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनका जो पैतृक संबंध है वह यूपी में देखने को मिलता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के किस जिले से इनका संबंध है? क्या है? चंद्रशेखर आजाद। बेसिक आप भी जानते हैं चंद्रशेखर आजाद की जब बात की जाए तो इनकी जन्मस्थली हमारी यूपी से दिख मिलती है। हालांकि इनकी जो वास्तविक जन्मस्थली है वो महू मध्य प्रदेश में दिख मिलता है, लेकिन इनकी जब बात की जाए तो इनके संदर्भ में खासा ध्यान रखिएगा, इनका जो पैतृक निवास माना जाता है कि इनके पिताजी सरकारी एक तरीके से कह सकते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक सरकारी अफसर थे, तो उसी कारण से इनको मोबिलाइज करना पड़ा। बेसिक अगर देखा जाए तो माना जाता है जो आपका उन्नाव जिला, उन्नाव जिले में खास करके अगर देखा जाए तो इनका जन्म माना जाता है। बेसिक अगर देखा जाए तभी आपने सुना होगा नवाबगंज के अंतर्गत जो उन्नाव जिले में पड़ता है, तो जो नवाबगंज पक्षी विहार था, इस नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदल करके चंद्रशेखर आजाद के नाम पे कर दिया गया है। ठीक है, तो नवाबगंज पक्षी विहार का नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कर दिया गया है। इवन चंद्रशेखर आजाद की जब बात की जाए तो इनके नाम से, क्योंकि इनकी जो डेथ हुई थी वह शहीद हुए थे खासा कहाँ पे? आपके प्रयागराज में। तो प्रयागराज में क्या किया गया है? एक विशेष करके आपने सुना होगा अल्फ्रेड पार्क, जो कि यहीं पर इन्होंने खुद को गोली मारी थी। तो इसी कारण से आप कह सकते हो कि अल्फ्रेड पार्क में ही इनका जो संबंध है वहां पर इस पार्क को क्या नाम दे दिया गया? उस पार्क को हमारे यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पार्क भी नाम दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि सूरदास के गुरु थे। देखिए, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुरु पूछे जाते हैं। जैसे अंशुमाली का जिला अगर यहाँ पे देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर आपने सुना होगा, आप बाबा फरीद के बारे में जानते हैं। बाबा फरीद, बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। क्या? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? तो इनका शिष्य जो आपको देख मिलता है वो आपको देख मिलता है आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो की जब बात की जाए तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो इस तरीके से तीन नाम ध्यान रखिएगा, आमिर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया, फिर आपके बाबा फरीद। इवन अगर देखा जाए तो आपने अकबर के बारे में सुना होगा। अकबर किसको ज्यादा मानता था? तो अकबर की जब बात की जाए तो ये शेख सलीम चिश्ती को ज्यादा मानता था। ठीक है, सलीम चिश्ती को अपना गुरु मानता था। इवन इसी साथ में अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में ही आपने सुना होगा, यूपी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, अभी चर्चा किए थे किसके बारे में? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध जब बुद्ध बने तो उसके बाद इनके गुरु कौन थे? तो आलार कलाम के द्वारा इन्होंने क्या किया था? अपनी शिक्षा दीक्षा करी थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने तानसेन के बारे में सुना होगा। तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु हरिदास का नाम सुनने में आता है। तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुरु आपको सुनने में आते हैं।
अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास की जब बात की जाए जो जन्मांध थे, अगर उनकी बात की जाए तो उनके गुरु का नाम आता है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की जब बात की जाए तो ये भी आपके इसे वृंदावन लोकेशन से संबंधित एक प्रमुख ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। कह रहा है कि प्रदेश के किस एक जिले को आज हम धान का कटोरा कहते हैं, यूपी के किस एक जिले को आज हम धान का कटोरा कहते हैं। क्या दिक्कत है भाई? हाँ, विकास सिंह, सुनील सूर्यरोज, पंडित नेहा, है विनय यादव, युवराज राज, विवेक कुमार, सीवी सिंह, करिश्मा नागर। बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ। पढ़ लो ठीक है, बाकी तो जो होना है वो होगा ही होगा। हाँ, थोड़ा सा पर्याय रच करके जो आपके सामने क्वेश्चन है होकर जवाब दे लो, ओके पढ़ लो, ठीक है। अभिषेक जी, काव्या राव, चाहत तिवारी, हाँ अंश माली, मिस यदवंशी, प्रीति, ठीक है, मनीष शर्मा। चलो, धान का कटोरा। सबसे पहले धान की जब बात की जाए तो अभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे धान हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। धान मतलब चावल की वैरायटी। जैसे आपने नाम सुना था काला नमक चावल। काला नमक चावल की जब बात की जाए जो कहाँ से संबंधित है, यह आपके सिद्धार्थनगर जिले से संबंधित है। हमने बताया भी था कि इस चावल की वैरायटी ये है कि जब आप इसको पकाते हैं तो 1 किलोमीटर दूर तक इसकी सुगंध ही जाती है, और साथ ही साथ जब इसके चीजों को मतलब चावल को आप स्पर्श करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई लड़की के सिल्की बाल, इतना मुलायम होता है, टेक्सचर इसका मुलायम होता है। फिर यहीं पर देखा जाए तो आपने सुना था अभी हमारे यहाँ पर बासमती चावल। तो बासमती चावल की जब बात की जाए तो बासमती चावल जो आपका वेस्ट यूपी है वहां से इसको जीआई टैग प्राप्त। गुना अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा आदम चीनी चावल। आदम चीनी चावल, आदम चीनी चावल की जब बात की जाए तो इसकी संकल्पना कहाँ से है? आदम चीनी चावल जो है वो आपके चंदौली जिले से मिलता है, और इसको भी क्या है आपका जीआई टैग अभी हाल फिलहाल में दिया गया है। तो इसी चंदौली जिले की जब बात की जाए तो इसी चंदौली जिले को ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंदौली जिले को हम लोग क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। अच्छा, धान का कटोरा अगर जो आपसे राज्य के बारे में पूछेगा तो वो कौन सा होता है, वो आपका छत्तीसगढ़ के रूप में जाना जाता है। धान की चूंकि बात की जा रही है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे जब बात की जाती है इसके बारे में तो इसका एक अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान है, वह कहाँ पे देख मिलता है, अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान आपने सुना होगा इसका जो मनीला फिलीपींस का नाम है। मनीला फिलीपींस की जब बात की जाए तो मनीला फिलीपींस में क्या है, इसका एक अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान है। मनीला फिलीपींस के अलावा देखा जाए तो यहीं पे आपने राष्ट्रीय शोध संस्थान सुना होगा। तो आपके कटक की जब बात की जाए तो कटक उड़ीसा के संदर्भ में इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। और बाकी हमारी यूपी में कहाँ स्थित है, तो हमारी यूपी में बनारस का नाम आपने सुना होगा। बनारस में जो साग सब्जी शोध संस्थान है उसी के अंदर एक आपका चावल शोध संस्थान यहाँ पे आपका स्थापित किया गया है। क्लियर? आगे की जब बात की जाए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का किस एक मामले में उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं है। हमने कई बार बोला है कि हमारे यहाँ पर कई सारी चीजों को लेकर के अलग अलग बिंदु आपको देखने को मिलते हैं। नाम के रूप में अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि हमारा यूपी पहले नंबर पे किन किन मामलों में है। तो पहले नंबर की जब बात की जाए तो आपने सुना होगा पशुधन, पशुधन के अलावा भैंस, साथ ही साथ आंवला, आंवला के अलावा अमरूद, अमरूद के अलावा पपीता, पपीता के अलावा अगर देखा जाए तो आम, आम के अलावा आलू, आलू के अलावा गेहूं, गेहूं के अलावा गन्ना, साथ ही खाद्यान्न, खाद्यान्न के अलावा खरबूज, खरबूज के साथ तरबूज, तरबूज के अलावा सब्जी। इन सब मामलों में क्या है, हमारा यूपी पहले नंबर पे आता है। इन सब चीजों की जब बात है तो इन सब मामलों में हमारा यूपी पहले नंबर पे आता है। अब यहाँ पे किन मामलों में पहले नंबर पे नहीं है, तो दूध की जब बात की जाए, आलू की बात की जाए, गेहूं की बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पे है। फूल के मामले में हमारा यूपी पहले नंबर पे नहीं है, सब्जी के मामले में है। हाँ, फल की जब बात की जाए तो फल के मामले में क्या है, यूपी का स्थान दूसरा है। इवन बाजरा की जब बात की जाए तो बाजरा के मामले में राजस्थान पहला स्थान रखता है, यूपी का स्थान दूसरा है। साथ ही साथ चावल की जब बात की जाए तो चावल के बारे में वेस्ट बंगाल पहला स्थान रखता है, यूपी दूसरे नंबर पे है। अभी आपको हमने कई बार बताया है दूध, तो दूध की जब बात की जाए तो दूध के मामले में राजस्थान पहला स्थान है, यूपी का दूसरा स्थान है। फिर बात आती है मांस, मांस की जब बात की जाए तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, यूपी दूसरे नंबर पे है। और चीनी की जब बात की जाए तो चीनी के मामले में भी आपका महाराष्ट्र पहले नंबर पे है,
यूपी क्या हो जाता है, दूसरे नंबर पे है। तो इन सारी चीजों को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि हाल ही में पल्लवी सिंह को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब दिया गया। अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध आपके यूपी से देखने को मिलता है। एक बार आपने सुना था हरनाज संधू पिछली बार मिस क्या बोलते हैं यूनिवर्स बनी थी, है पंजाब की रहने वाली थी, ठीक है। तो उसी क्रम में अगर देखा जाए तो एक महिला हमारे प्रदेश से है, ये लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या फिर अयोध्या से संबंधित है, पल्लवी सिंह नाम है। पल्लवी सिंह की जब बात की जाए तो ये मिसेज यूनिवर्स डिवाइन बनी है। जैसे अभी आपने सुना होगा इंडियन आइडल की जब बात की जाए तो इंडियन आइडल प्रतियोगिता हुई थी। इंडियन आइडल की जब बात की जाए तो इंडियन आइडल के अंतर्गत क्या हुआ था आप भी जानते हैं। खास करके अयोध्या का एक लड़का है जिसका नाम है ऋषि, क्या नाम है, ऋषि की जब बात की जाए तो ऋषि का नाम आपने सुना होगा। ऋषि की जब बात की जाए तो अयोध्या के ऋषि ने इंडियन आइडल प्रतियोगिता में क्या किया, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी के रूप में सिद्ध किया और इनको ये पुरस्कार मिला। तो इंडियन आइडल के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर पल्लवी सिंह जो संयोग से आपके कानपुर की रहने वाली है, इनको अभी दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था, एक सौंदर्य प्रतियोगिता हुआ था जहाँ पे इनको क्या बोला गया कि ये डिवाइन है। डिवाइन का मतलब कह सकते हो पूरी दुनिया में दिव्य है, इनके अलावा कोई नहीं है। तो मिस यूनिवर्स डिवाइन के संदर्भ में देखा जाए तो ये आपके पल्लवी पटेल के रूप में जानी जाती है। कह रहा है कि हमारे प्रदेश में सबसे पहली बार जो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई वह किस एक वर्ष में करी गई, मतलब 1973 में करी गई। अब देखा जाए तो इसका संदर्भ किस रूप में देख सकता है, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन की जब बात की जाए तो वर्गीज कुरियन के द्वारा ये प्रावधान चालू किया गया था। 26 नवंबर आप भी जानते हैं इनके जन्म से संबंधित है, जिसको हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। हालांकि 1 जून का भी नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। बेसिक अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर आपने नाम सुना होगा ऑपरेशन फ्लड, जिसको हम श्वेत क्रांति के रूप में जानते हैं, इवन दुग्ध क्रांति के रूप में भी इसे जाना जाता है। आज वर्गीज कुरियन के संदर्भ में देखा जाए तो इन्होंने दुग्ध क्रांति को चालू किया। खासा आप भी जानते हैं काशी बनास संकुल की जब बात की जाए तो काशी बनास संकुल काफी महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि ये बनारस में 5 लाख लीटर दूध उत्पादित करने के लिए स्थापित किया गया है। बेसिक हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी के संदर्भ में आपने नाम सुना होगा, और नाम की जब बात की जाए तो नाम को आधारित करते हुए खासा ये जो ऑपरेशन फ्लड पहली बार चालू हुआ 1973 में, तो ये कहाँ कहाँ पे, तो बनारस, मेरठ, बलिया, इन तीनों लोकेशन में। अच्छा, इसी के साथ ध्यान रखिएगा वर्गीज कुरियन के साथ MS स्वामीनाथन का नाम, क्योंकि MS स्वामीनाथन के द्वारा हमारे यहाँ पर क्या किया गया, हरित क्रांति शुरू किया गया, और ये भी इसी टाइम पे चालू किया गया था 1970 में। कब चालू हुआ था, 1970 की जब बात की जाए तो यूपी में 1970 में आप कह सकते हो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन फ्लड 1973 में आपका चालू। कह रहा है कि राज्य में सबसे अधिक जो शुष्क खेती होती है वह कहाँ पे आपको दिख मिलती है। शुष्क खेती की जब बात की जाए तो शुष्क खेती का मतलब ध्यान रखिएगा, मतलब आप कह सकते हो कि जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे सूखी खेती का संदर्भ होता है, मतलब ज्यादा मात्रा में जहाँ बरसात नहीं होती है। अब एक क्षेत्र आपने देखा होगा जहाँ ज्यादा बरसात होती है, जैसे गोरखपुर का नाम। एक क्षेत्र आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत कम बरसात होती है, जैसे मथुरा का नाम। तो हमारे यहाँ पे देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जहाँ पे बहुत कम मात्रा में बरसात होती है, अगर इसकी बात की जाए तो उस संदर्भ में वहां पे ही आपको शुष्क खेती का नाम देखने मिलेगा, क्योंकि ड्राई रीजन होता है। अच्छा, ड्राई होने का संदर्भ भी है हमारे यूपी का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहली बात तो बरसात की मात्रा कम होती है, और बरसात की मात्रा कम होने के अलावा अगर देखा जाए तो थार का जो रेगिस्तान है, इस थार के रेगिस्तान से क्या होती है, गर्म हवाएं आती हैं, और ये गर्म हवाएं शुष्क होती हैं, ड्राई होती हैं। तो जो थोड़ी बहुत मात्रा में बरसात होती भी है ना, उसे क्या करती हैं, वाष्पित करते हुए ऊपर कर देती हैं। तो इस संदर्भ में आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड का जो रीजन है वहां पे सबसे अधिक शुष्क खेती का संदर्भ आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर। बात की जा रही है कि प्रदेश में सबसे अधिक जो कृषि श्रम उत्पादकता है वह कहाँ पे आपको देख मिलता है, क्या है, हमारे यहाँ पर कृषि श्रम उत्पादकता की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। क्लियर। कृषि श्रम उत्पादकता की जब बात करें तो यह कहाँ से आपको देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर यूपी की बात करें तो यूपी के बनावट में हमारा यूपी कुछ ऐसा है। अब इस यूपी की जब बात की जाए तो ये हमारा पूर्वांचल है, पूर्वांचल के अलावा ये हमारा क्या है, पश्चिमी यूपी है, पश्चिमी यूपी के अलावा ये मध्य यूपी है, और ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पे ना तो मिट्टी सही है, ना तो बहुत ज्यादा जनजाति रहती है,
तो बुंदेलखंड में खेती बाड़ी का आधार बिल्कुल बराबर होता है। मध्य यूपी की जब बात की जाए तो मध्य यूपी में, चूंकि आप भी जानते हैं यहाँ पे बरसात भी अच्छी होती है और खेती बाड़ी में लोगों की संख्या भी है, तो यहाँ पे भी आपका अच्छा होता है। अब अगर जो थोड़ा सा हम संदर्भ दें तो यहाँ आप कह सकते हो कि पश्चिमी यूपी में क्या होता है, मशीनों का खेती बाड़ी में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा नहीं है। पहली बात, मशीनों का ज्यादा संख्या का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर चूंकि सिंचाई वगैरह की नहर वगैरह नलकूप वगैरह की व्यवस्था ज्यादा डेवलप है, तो इस कारण से ठीक है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पश्चिमी यूपी में खेती बाड़ी का अच्छा खासा अंश देखने मिलता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। अब बात करते हैं ये पूर्वी क्षेत्र, तो पूर्वी क्षेत्र में क्या है, सबसे पहली बात यहाँ जनसंख्या अधिक है, और खेती बाड़ी की जब बात की जाए तो खेती बाड़ी का आकार जो है वो छोटा छोटा है, तो इस कारण से लोग मशीनरी वगैरह का प्रयोग ना के बराबर करते हैं। तो पैदावार तो होती है ज्यादा, लेकिन ज्यादा जनसंख्या होने के कारण उसमें क्या होता है, ये बंट भी जाता है। तो पूर्वी यूपी क्षेत्र में क्या होता है, हमें श्रम ज्यादा मात्रा में मिलता है। क्या पूर्वी यूपी की जब बात की जाए तो पूर्वी यूपी में हमें क्या होता है, श्रम ज्यादा देखने को मिलता है। जबकि पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी में क्या होता है, पश्चिमी यूपी में कृषि उत्पादकता ज्यादा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं, खेती बाड़ी का बड़ा बड़ा आधार है, तो यहाँ पे उत्पादन ज्यादा है। जबकि हम पूर्वी की बात करें तो वहां उत्पादन तो ज्यादा है लेकिन जनसंख्या भी ज्यादा है, तो इस कारण से वहां पर क्या हो जाता है, आप कह सकते हो कि कृषि सम उत्पादकता ज्यादा है। कह रहे हैं कि ताज नगरी आगरा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। जैसे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, सन 1613 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला की जब बात की जाए तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा क्या किया गया था, आपके झांसी नगर की स्थापना करी गई थी। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो आपने फिरोज शाह तुगलक के बारे में सुना था, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के याद में क्या किया था, जौनपुर शहर की स्थापना करी है। बेसिक अगर देखा जाए तो नगर की स्थापना तो नहीं, लेकिन राजधानी की स्थापना जरूर करी गई है। और ये राजधानी किससे, तो आपने सुना था किसके बारे में, जब हम बात करते हैं शुजाउद्दौला के बारे में, सॉरी आसफुद्दौला के बारे में। तो आसफुद्दौला की जब बात की जाए तो आसफुद्दौला का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि इनके माध्यम से क्या किया गया था, आपके फैजाबाद से लखनऊ को राजधानी कन्वर्ट किया गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ कह रहा है कि ताज नगरी आगरा की स्थापना। तो आगरा की जब बात की जाए तो आगरा के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे एक व्यक्ति आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की जब बात की जाए तो 1504 में इस शहर की यहाँ पे इसने स्थापना की, और 1506 में आपने सुना होगा कि 1506 में क्या किया था, इसको अपनी राजधानी घोषित कर लिया था। इसी तरीके से फतेहपुर सीकरी को राजधानी की जब बात की जाए तो अकबर के द्वारा आपका बनवाया गया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फतेहपुर सीकरी की जब बात की जाए तो यह राजधानी आपके अकबर के द्वारा बनवाया गया। और इसी तरीके से हर्षवर्धन की जब बात की तो हर्षवर्धन ने क्या किया था, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदल करके कन्नौज को किया था, दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया। ऐसे अलग अलग नाम आपको सुनने में आते हैं। बात की जा रही कि बाबा रामचंद्र की जब बात की तो बाबा रामचंद्र का संबंध हमारे यहाँ पे किसानों से होता है, और किसानों के संदर्भ में इन्होंने कहां पर किसानों को गठित किया। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम बाबा रामचंद्र की बात करें तो ये हमारे यहाँ पर जाने जाते हैं किसानों के आंदोलन के नेता के रूप में। वैसे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में आपने मदारी पासी का भी नाम सुना होगा। मदारी पासी जिनसे संबंधित क्या होता है, जिनसे संबंधित होता है एका आंदोलन। क्या नाम है, एका आंदोलन। हालांकि आंदोलनों की जब बात की तो एक आंदोलन काफी मशहूर होता है जिसको हम कहते हैं मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह की जब बात की जाए तो ये आंदोलन हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा, जब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा, क्योंकि आप भी जानते हैं बिरसा मुंडा जो जनजातियों के संदर्भ में नेता माने जाते हैं, और जनजाति इनको भगवान भी मानते हैं, जिसको खास करके जनजाति भगवान के रूप में बिरसा मुंडा का नाम दिया जाता है। अभी इनके नाम से आपने सुना होगा, जब हम बात करते हैं हमारे उड़ीसा के खास करके बिलासपुर जिले में, तो वहां पर क्या किया गया, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भी स्थापित किया गया है। बेसिक अगर देखा जाए तो इनके संदर्भ को ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर का दिवस, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 15 नवंबर जो इनका दिवस होता है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की बात करी है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसी के साथ आपने सुना होगा जैसे मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, इन सब के माध्यम से भी हमारे यहाँ पर एक किसान सभा की बात की जाती है, अखिल भारतीय किसान सभा। और साथ ही साथ आपने सुना होगा आचार्य नरेंद्र देव का नाम। तो आचार्य नरेंद्र देव वगैरह की जब बात की जाए, बाबा रामचंद्र वगैरह की बात की जाए, तो इनके माध्यम से जो किसानों का एक संगठन गठित किया गया, उसे नाम ही दिया गया था अवध किसान सभा। क्या नाम था, अवध किसान सभा।
तो हमारे यहाँ पे दो सभा देखने मिलती है, एक अखिल भारतीय किसान सभा, एक आपका अवध किसान सभा, जो प्रतापगढ़, प्रयागराज, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ का पूरा रेंज है, वहां पे किसानों को एक साथ संगठित किया गया था। कह रहा कि वैष्णव धर्म की जब बात की जाए, जो विषण कबीले से संबंधित माने जाते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो इनका मूल निवास कहाँ माना जाता है? ये प्रयागराज में माना जाता है, मथुरा में माना जाता है, अयोध्या में, या फिर आपके बनारस में। विषण कबीले से संबंधित होते हैं खास करके वैष्णव धर्म के लोग। वैष्णव धर्म की जब बात की जाए तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि जो विष्णु भगवान को मानते हैं। क्या मानते हैं? विष्णु भगवान को मानते हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले तो शैव धर्म को मानने वाले, तो शैव का मतलब होता है शिव, अर्थात जो शिव को मानते हैं। अगर यहीं पे बात की जाए तो हमारे यहाँ पे शक्ति, शक्ति का मतलब आप कह सकते हो कि जो दुर्गा नारी शक्ति की बात की जाती है, तो उनसे संबंधित आपका नाम होता है। तो वैष्णव और शैव की जब बात की जाए तो इस संदर्भ में वैष्णव धर्म से संबंधित जो विषण कबीले से संबंधित है, अगर इनकी बात की जाए तो इनका मूल निवास कहाँ माना जाता है? तो सीधे शब्दों में इनका जो निवास माना जाता है वह आपके मथुरा लोकेशन पे माना जाता है। क्लियर? बात की जा रही कि बुद्ध की जो पहली मूर्ति थी वह किस एक काल कला में बनाई गई है? देखिए, लखनऊ कला या लखनऊ शैली की जब बात की जाए तो उसमें हमारा इमाम बाड़ा बना है। इमाम बाड़े का जो नाम है वह लखनऊ शैली में आपको देख मिलता है। सर की कला की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने जौनपुर के कुछ विशेष इमारतों का नाम सुना होगा जो सर की कला के अंतर्गत बनाई गई हैं। गंधार कला की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पे जो मुगल काल के बृहत स्थापत्य थे उनके नाम देख मिलते हैं। इवन ताजमहल की जब बात की जाए तो ताजमहल आपने सुना होगा, ये पित्तदुरा शैली में बनाई गई है। क्या? पित्तदुरा शैली की जब बात की जाए तो पित्तदुरा शैली में इसका निर्माण किया जा रहा है। अच्छा, अभी आपको याद होना चाहिए राम मंदिर के बारे में। तो राम मंदिर जो बनाया जा रहा है वह किस में बनाया जा रहा है? तो वह भी आपके द्रविड़ शैली में बनाया जा रहा है, जिसमें आप भी जानते हैं कि इसमें होता क्या है, ऊंची ऊंची मंदिर की मीनारें आपको देख मिलती हैं। अब बात की जाए तो यहाँ पर हमारी बुद्ध की मूर्ति पहली बार जो बनी तो वह माना जाता है मथुरा कला में बनाई गई थी। किसमें? मथुरा शैली की जब बात की जाए तो उसमें बनाई गई थी, जिसमें बाल के एक एक लट आपको देख मिलते हैं, या जो चेहरे की सिकन होती है, भौं पलक की जब बात की जाए तो उसके बाल, या चेहरे पे जो आपकी झुर्रियां होती हैं, इतनी बारीकी तक की चीजें आपको क्या की जाती हैं, इसमें दर्शाई जाती हैं। तो मथुरा कला से इसका संबंध आपको दिख मिलता है। कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? और माता की जब बात की जाए तो माया देवी, यशोधरा, प्रियदर्शनी, या फिर आके आयुषोदा। देखिए, माया देवी की जब बात की जाए तो ये बुद्ध की माता का नाम होता है, यशोधरा का नाम होता है, यशोदा का नाम होता है, या फिर आपके प्रियदर्शनी का नाम होता है। इसका जवाब आपको क्या करना है? सीधे शब्दों में कमेंट करके बताना। क्या करना है? कमेंट करके बताना है। बाकी आज के विषय वस्तु में कोई संदेह होता है तो आप उसे भी बताइएगा। आज के संदर्भ को हम पुनः और इसी क्रम के साथ यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन जानबूझ के रखे थे क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ ज्यादा क्लास में इंगेज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने सोचा है कि केवल काम की बातें करेंगे, बाकी अन्यथा किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे आप ही लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं केवल उस पर ऐसा वैसा, तो हमने सोचा कि अभी पर्यायों को दूर ही कर दिया जाए। हमारा काम है केवल पढ़ना और पढ़ाना, तो केवल उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। क्लियर? चलेगा, तो आज के विषय में इनको यही समाप्त करते हैं। बहुत सारे बच्चे आप सब में ऐसे होंगे जो कल, चूंकि हमारे प्रदेश की एक सबसे बड़ी परीक्षा है पीसीएस की परीक्षा, उसमें शामिल होंगे। तो पीसीएस की परीक्षा के लिए खास करके हृदय तल से, तहे दिल से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। एक गुरु होने के नाते, एक शिक्षक, एक बड़े भाई, एक अभिभावक होने के नाते, जैसे मूवी के आपके अलग अलग डायलॉग आते हैं उसी से प्रेरित होकर के हम भी आप सबको बस एक ही सुझाव देंगे कि अभी तक में आपने बहुत पढ़ाई कर ली है, अब उस पढ़ाई का पूरा इस्तेमाल करने का समय है। 2 घंटे का जो आपका समय है 9:30 से 11:30, उस समय का अब आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना रास्ता सिखाना था, जितना हमें बताना था, उसको हमने आप सबके साथ साझा कर दिया है। आपको क्या करना है? आपको केवल केवल अपना 100% देना है, क्योंकि आप भी जानते हैं अब यहाँ पे लड़ाई आमने सामने की है। अगर आप 1 नंबर से चूकेंगे तो आप बाहर होंगे, आप सेलेक्ट होंगे तो आप मुख्य परीक्षा देने के हकदार भी होंगे। तो अपना 100% दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता ना रखिएगा। कोशिश करिए कि अब आज का समय चूंकि बीत चुका है, 10 बजने वाले हैं, आप लोग भी ये कोशिश करिए कि अब किताब उताब थोड़ा सा साइड रखकर आराम से एक अच्छी नींद ले लें, क्योंकि ये पेपर सबसे बुरी पेपर का प्रवृत्ति होती है कि एक पाली सुबह होती है और 3 घंटे बाद दूसरा पेपर। तो उस अवस्थिति में अपने आप को रिचार्ज रखना, कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो, कोई नकारात्मकता ना हो,
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो यात्रा भी करना चाहेंगे सुबह सुबह उठ करके ही, तो नींद ना पूरी हो, थकान हो। तो इस कारण से अभी अपने आप को समेट दीजिए, रेस्ट कर लीजिए, 4-6 घंटे की प्रॉपर नींद ले लीजिए, सुबह अपने अपने हिसाब से अपने अपने सेंटर पर पहुंचिएगा। बाकी हृदय तल से तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। हम बार बार करें कि किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता ना रखते हुए अपने आप का अपना सर्वस्व जो होता है, अपना 100% होता है, उसे देने की बात करिए। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले संदर्भ के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक।